हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। और रंगमंच की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह नाटक 3 अंकों में है, जो कि प्रसाद का सर्वोत्तम नाटक है। इसके पात्रों की संख्या सीमित है और जो इसके संवाद है वह पात्रों के अनुकूल, लघु, सहज और सरल है। इस नाटक में अनेक स्थानों पर अर्ध वाक्यों की भी योजना है, जो कि इस नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करती है। आज के अध्याय में हम इसी ध्रुव स्वामिनी नाटक के नाट्य शिल्प पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का वस्तु संगठन सुनिश्चित गति एवं सुसंबद्धता की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रहा है। घटनाओं और क्रियाओं के बीच कार्य कारण का प्राकृत संबंध इस नाटक में देखने को मिलता है, जैसे कि ध्रुव स्वामिनी का शकराज द्वारा मांगा जाना, फिर रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी के समर्पण के लिए तैयार हो जाना, उसके बाद चंद्रगुप्त का स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाना, शकराज के वध के पश्चात परिषद का आयोजन करना आदि घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होने के कारण कार्य व्यापार की जो श्रृंखला है वो बराबर जुड़ी रहती है और कहीं भी कथा वस्तु के क्रम में अव्यवस्था नहीं आ पाती। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु का संगठन इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह 3 अंकों में विभाजित है और ये अंक ही दृश्य हैं और प्रत्येक अंक अपने आप में पूरा होते हुए भी एक दूसरे से संपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि नाटक की गति का अविभाज्य एवं अभिन्न अंग है। तीनों अंकों का केंद्र रामगुप्त और शकराज का शिविर है। लेखक ने जहां अपने नाटकों में धार्मिक या सामाजिक विवादों का चित्रण किया है, वहां उनके संवाद अव्यवहारिक, अस्वाभाविक तथा अयथार्थ भी कई जगह हो गए हैं। ध्रुव स्वामिनी में तृतीय अंक के अंतर्गत पुरोहित एवं परिषद के अन्य सदस्यों का विवाद इसका उदाहरण कहा जा सकता है। दोस्तों, असल में प्रसाद ने अपने नाटकों में समसामयिक समस्याओं पर विचार किया, जो कि उस समय की ज्यादातर समस्याएं थी जो राष्ट्र एवं समाज को जर्जर कर रही थी, खोखला कर रही थी। और इस तरह के संवाद नाटककार ने अपने सामयिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही सृजित किए हैं। दोस्तों, इसी अंक में पुरोहित एवं राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा प्रसाद ने नारी पर सदियों से होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज भी उठाई है और धर्मशास्त्रों के प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि यदि किसी नारी का पति आचरण से पतित और क्लीव है तो ऐसी अवस्था में वह उसे छोड़कर पुनर्विवाह कर सकती है। और इसके अतिरिक्त उनके संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं उद्घाटित करते हुए कथा वस्तु को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। वे कार्य व्यापार एवं दृश्य की संबद्धता को सार्थकता प्रदान करते हैं। अनेक प्रसंगों में वह कार्य व्यापार को नया मोड़ देते दिखाई देते हैं। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक में बौने और हिजड़े के संवाद में हमें यही कला देखने को मिलती है, जिससे प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण कर शकराज के शिविर में जाता है। प्रसाद जी ने अपने संवादों में सूक्तियों का भी प्रयोग किया है और वे संवाद ओजस्वी बन गए हैं। सीधे सीधे विचारों के लिए सरल एवं सुबोध संवाद प्रयुक्त किए गए हैं। उनके अधिकांश संवाद कवित्वपूर्ण और उनमें अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाक्षणिकता, उपचार वक्रता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता तथा अर्थ वैचित्र्य हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, नाटक के संवाद मूल कथा को स्पष्ट करते हैं और उसके विकास में योगदान देते हैं। पात्रों के भाई चरित्र का उद्घाटन करने में वो जो भी संवाद उन्होंने लिखे हैं वो काफी हद तक समर्थ भी हैं। ध्रुव स्वामिनी की भाषा के विषय में जानते हैं। वो उसमें काव्यात्मकता, चित्रमयता, लाक्षणिकता, व्यंजकता और अलंकारिकता है, जो किसी भी नाटक के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। हम एक वाक्य में कहे तो कह सकते हैं कि उनकी नाट्य भाषा तत्सम प्रधान और विशुद्ध साहित्यिक भाषा है।
वर्ण्य विषय और प्रसंग के अनुकूल है। उसमें यथानुसार माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण भी हैं। और कुछ एक उदाहरण है, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने, ये ध्रुव स्वामिनी कह रही है, स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। दोस्तों, प्रसाद की भाषा शैली में भी एक प्रकार की कोमल कांत भावना का संचरण होता है। अब एक ध्रुव स्वामिनी का एक संवाद है जो कि इस विचारनीय, आप सुनिए। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितना संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायकालीन शीतल आकाश से अब मिला दिया हो। उपयुक्त विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जिन दिनों लिखी गई, उस समय देश में राजनीतिक और सामाजिक सुधार के आंदोलन चल रहे थे। भारतीय समाज में नारी को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। अनमेल विवाह का प्रचलन था। विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, जबकि विदुर पुनर्विवाह कर सकता था। ससुराल में स्त्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। पति चाहे अयोग्य हो, फिर भी मान मर्यादा के लिए उसे ही पति मानना पड़ता था। दोस्तों, इन सभी समस्याओं को दृष्टिगत कर नाटककार ने नाटक ध्रुव स्वामिनी की रचना की। प्रसाद को संभवतः पश्चिम में आ रही नारी में जागरूकता से ही प्रेरणा मिली होगी। समाज की इस स्थिति को दो बिंदुओं से निपटा गया है। एक है राजनेता व समाज सुधारकों के जागरण आंदोलनों से, और दूसरी ओर बुद्धिजीवियों के साहित्यिक आंदोलनों से। प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी इसी आंदोलन में एक आहुति का काम करती है। दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल उद्देश्य है नारी जीवन का, अपने घर परिवार और समाज में विषम परिस्थितियों का चित्रण कर उसमें सुधार लाना, या फिर उन विषमताओं से नारी को छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करना। और यही ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल उद्देश्य प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने जाना ध्रुव स्वामिनी नाटक का नाट्य शिल्प के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।